एक जगह सुनसान रोड पर एक आदमी खड़ा जोर जोर से हंस रहा था। उस आदमी की हंसी की गूंज उस सुनसान जगह पर भयावह लग रही थी। जी हाँ, सही सोचा आप लोगों ने, वह आदमी कोई और नहीं बल्कि निखिल ही था। फिर निखिल हंसते हंसते अचानक से रुक गया और बोला, तुमने क्या सोचा था मेरी जान? तुम मुझसे दूर जा रही हो। तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। मैं तो तुम तक बहुत पहले ही पहुंच चुका था, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हें पाने का मज़ा तो तब आएगा जब मैं तुम्हें आदर से छीन लूँ। इसलिए मैंने तब तक इंतज़ार किया जब तक कि तुम्हारा वादी तुम्हारे पास नहीं आ गया। उसने तुम्हें मुझसे दूर किया, उसी की वजह से तुम मुझे प्यार नहीं करती। अगर वह तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आया होता तो आज तुम मेरी होती, सिर्फ मेरी। उसने मुझे तकलीफ़ दी थी, मेरे प्यार को मुझसे दूर किया था, तो अब मैं भी उससे उसका प्यार छीन लूँगा। यह कहते वह फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। ए सुधीर, अपनी बीवी को फ़ोन कर उसे बोल कि मेरी शादी के लिए मंडप तैयार रखे, पंडित भी वहाँ होना चाहिए और मेरी होने वाली बीवी के लिए कपड़े भी मंगवा कर रखे। मेरी दुल्हन बहुत ही खूबसूरत है। अपनी बीवी से बोलना उसके लिए ब्रांडेड कपड़े मंगवा कर रखे और हमारे पहुँचने तक सब तैयार रहना चाहिए। हम लोग 1:30 तक यहाँ से निकल जाएंगे। मुझे किसी भी चीज़ में कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। मैं वहाँ पहुँचकर अपनी जान से शादी करूँगा। निखिल अपने एक आदमी से बोला, ओके सर, आप टेंशन मत लीजिए, हमारे वहाँ पहुँचने तक सब कुछ तैयार हो जाएगा। मैं अभी फ़ोन करके नीता को सब बता देता हूँ कि वह शादी की सारी तैयारियाँ करके रखे। एक बात कहूँ सर, भाभी जी बहुत ही खुशनसीब है जो उन्हें आप जैसा प्यार करने वाला पति मिल रहा है। वह आदमी निखिल की ओर मुस्कुराकर देखते हुए बोला, यह बात तुम समझते हो सुधीर, लेकिन मेरी वह नादान भोली सी जान नहीं समझती। उसे लगता है कि उसे सबसे ज़्यादा प्यार वह आदर्श खन्ना करता है, लेकिन कभी उसने मेरे प्यार को समझा ही नहीं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। उसके लिए मैं किसी की भी जान ले सकता हूँ। अब मुझे वह चाहिए, वह सिर्फ मेरी है। उसे कैसे लगा कि वह आदर्श खन्ना से शादी कर लेगी और मैं यह शादी आसानी से होने दूँगा। उस पर सिर्फ मेरा हक है, तो मैं अपनी जान को किसी और का कैसे होने दे सकता हूँ। लेकिन मुझे भरोसा है वह एक न एक दिन मेरे प्यार को समझ जाएगी। निखिल मुस्कुराते हुए उस आदमी को देखते हुए बोला, जी सर, भाभी जी ज़रूर समझेंगी आपके प्यार को। आपके जितना प्यार उन्हें और उन्हें कोई नहीं कर सकता। मैं बहुत समय से आपके साथ हूँ तो जानता हूँ कि आप भाभी जी को कितना चाहते हैं। भाभी जी भी आपके साथ रहने लगेंगी तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। वह आदमी फिर से बोला, इसलिए तो उससे शादी कर रहा हूँ। वह मेरे पास रहेगी तब तो समझेगी कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। निखिल उस आदमी से बोला। कुछ देर बाद अमृता भी वहाँ पहुँच चुकी थी। अमृता जैसे ही वहाँ पहुँची, निखिल गाड़ी के पास गया और उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और बोला, वेलकम मेरी जान, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा स्वागत है। अमृता ने एक नज़र निखिल की और गुस्से से देखा और फिर वह गाड़ी से नीचे उतर गई। अब तक गुस्सा हो जान, इतने वक्त के बाद मिली हो, ज़रा एक नज़र प्यार से मेरी ओर देख तो ले। निखिल अमृता से बोला, या फालतू की बातें मत करो, तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, अब छोड़ो दो अंकल आंटी को। अमृता निखिल के सामने बड़ी खड़ी होकर बोली, ऐसे कैसे जाने दूँ मेरी जान, बड़ी मुश्किल से तुम मेरे हाथ आई हो। अगर मैंने इन लोगों को जाने दिया तो तुम भी चली जाओगी। निखिल अपने होठों पर एक कुटिल मुस्कान लिए हुए बोला, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे आते ही तुम अंकल आंटी को छोड़ दोगे। तुम अपना प्रॉमिस तोड़ सकते नहीं सकते। अमृता नफरत भरी नज़रों से निखिल की ओर देखते हुए बोली, छोड़ दूंगा जान, इतनी जल्दी क्या है निखिल, अभी कोई हमें आशीर्वाद देने वाला भी तो होना चाहिए ना। इसलिए हमारी शादी के बाद मैं तुम्हारे अंकल आंटी को छोड़ दूंगा। निखिल फिर से अपने चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए हुए बोला, शादी? किसकी शादी? कैसी शादी? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? तुम जैसे घटिया इंसान से शादी करने से तो अच्छा ही है कि मैं मर जाऊँ। छोड़ दो अंकल आंटी को, यह हमारे बीच की बात है और हमारे बीच में तुम अंकल आंटी को नहीं ला सकते। अमृता गुस्से से निखिल को देखते हुए बोली, जाने दूंगा मैं उन्हें, लेकिन हमारी शादी के बाद अगर तुमने मेरे साथ चलने में नखरे किए तो आज यह लोग जिंदा नहीं बचेंगे। देखो वहाँ उस गाड़ी में हैं वह लोग। निखिल एक गाड़ी की ओर इशारा करते हुए बोला।
अमृता उस गाड़ी की ओर जाने लगी तो निखिल ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अभी नहीं मेरी जान, अभी तुम उन लोगों से नहीं मिल सकती, यहाँ नहीं मिलोगी। तुम उनसे चुपचाप मेरे साथ चलो। प्लीज़ निखिल, मुझे मिल लेने दो अंकल आंटी से। मैं देखना चाहती हूँ वह लोग सही सलामत हैं या नहीं। प्लीज़ एक बार मिल लेने दो मुझे उनसे। अमृता निखिल के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली, ठीक है, तुम उन्हें देख सकती हो, लेकिन दूर से ही। चलो मेरे साथ, निखिल अमृता से बोला। अमृता निखिल के साथ चली गई। निखिल ने अपने एक आदमी से गाड़ी का शीशा नीचे करने को बोला। उस आदमी ने शीशे नीचे किया और फिर निखिल अमृता से बोला, देख लो अपने अंकल आंटी को, अभी तो वह लोग सही सलामत है, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि वह लोग कब तक सही सलामत रहेंगे। नहीं, तुम उन्हें कुछ भी नहीं करोगे, मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ, अमृता निखिल से बोली और उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गई। निखिल अमृता की ओर देखकर मुस्कुराने लगा और वह भी गाड़ी में बैठ गया। कुछ देर बाद वह सब लोग वहाँ से निकल गए। रात का वक्त था, गाड़ी रोड पर दौड़ रही थी। अमृता अपनी नज़रें बाहर की ओर गड़ाए बैठी हुई थी। वह मन ही मन सोच रही थी, मैंने कैसे तुम्हारे बातों पर भरोसा कर लिया, मैंने कैसे सोच लिया कि तुम मेरे आते ही अंकल आंटी को छोड़ दोगे, जबकि मुझे पता होना चाहिए था कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं कि मैं अंकल आंटी को भी बचा पाऊं और तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा भी दे दूं। कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ ना कुछ सोचना ही होगा। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुम मेरे क्या, तुम किसी के भी लायक नहीं हो। फिर अमृता सोचने लगी कि कब तक मेरी ज़िंदगी में यह सब चलता रहेगा, कब सुकून आएगा मेरी ज़िंदगी में। इस बार निखिल को किसी के साथ भी बुरा नहीं करने दूंगी, मैं इसके किए की सज़ा इसको देकर ही रहूँगी। यह बोलकर उसने अपनी आंखें मूंद ली। आदर जैसे उठा, उसकी नज़र सिरहाने पर रखे कागज़ पर पड़ी। उसने जल्दी से उस कागज़ को खोला और पढ़ने लगा। उस कागज़ में को उसने फिर से वैसे ही मोड़ दिया और अब वह परेशान सा लगने लगा था। आदर्श को परेशान देखकर ऋत्विक उससे बोला, क्या बात है आदर्श, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो, क्या बात हो गई है जो तुम सुबह सुबह परेशान नजर आ रहे हो। ऋत्विक की बात सुनकर आदर्श ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ नोट ऋत्विक को पकड़ा दिया। ऋत्विक ने वह नोट खोल कर देखा। उसे पढ़कर ऋत्विक को समझ आ गया कि आदर्श क्यों परेशान नजर आ रहा है। अब ऋत्विक भी कुछ परेशान सा हो गया। उसे भी अमृता की चिंता होने लगी थी। अरे तुम दोनों को ऐसे मुंह लटकाए बैठे हो, और अम्मू कहाँ है, वह सुबह सुबह कहाँ चली है। आदर्श ने रश्मि और ऋत्विक को परेशान देखकर उससे पूछा। ऋत्विक ने रश्मि को भी सारी बातें बता दी। फिर वह तीनों सोचने लगे कि आखिर निखिल अमृता को लेकर कहाँ गया होगा। वह लोग अमृता को ढूंढने जाए भी तो कहाँ जाए। अमृता का फ़ोन भी तो वहीं पड़ा था, वह अपना फ़ोन भी नहीं लेकर गई थी। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वह अमृता को कहाँ ढूंढे। चलो मेरे साथ, शायद मैं जानता हूँ कि निखिल अमृता को लेकर कहाँ गया होगा। कुछ देर सोचने के बाद आदर्श ऋत्विक और रश्मि से बोला, लेकिन कहाँ। रश्मि आदर्श से बोली, बताता हूँ, चलो मेरे साथ। आदर्श बोला और वह तीनों होटल रूम से बाहर निकल गए। इंदौर शाम के 6 बजे। क्या बात है मेरी जान, अब भी मुझसे नाराज़ हो, लेकिन एक बार हमारी शादी हो गई और हम लोग साथ में रहने लगे तो तुम भी ज़्यादा दिनों तक मुझसे नाराज़ नहीं रह पाओगे, क्योंकि फिर तुम्हें मेरा प्यार साफ साफ नज़र आने लगेगा। उस आदर्श के प्यार की पट्टी तुम्हारे आंखों से उतर जाएगी। निखिल अमृता की ओर देखते हुए उससे बोला, प्यार, और तुम जैसे इंसान किसी से प्यार नहीं कर सकता। तुम्हें तो सिर्फ लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद करना आता है, तुम्हें छीनना आता है, तुम कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते। अमृता निखिल की ओर देखे बिना ही उससे बोली, एक बार मेरी ओर देख तो लो जान। अमृता को अपनी ओर ना देखता पाकर निखिल उससे बोला, तुम्हारी ओर अगर मेरा बस चले तो मैं कभी तुम्हारी शक्ल भी ना देखूं। तुम जैसे घटिया इंसान की शक्ल देखना मुझे मंजूर नहीं। अमृता घृणा भरे शब्दों में निखिल से बोली, मैं तुम्हें बुरा इंसान लगता हूँ? हाँ बेशक मैं बुरा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरी जान हो। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया। निखिल अमृता को देखते हुए बोला, हाँ हो तुम बुरे इंसान, और इतने बुरे इंसान हो जितना इस पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और अब आदि को मुझसे दूर करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी यह ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। मैं तुम्हारी कभी नहीं बनूंगी।
अमृता फिर से नफरत भरे लहजे में निखिल से बोली, मेरी तो तुम बनकर रहोगी जान। आज ही हमारी शादी है और अगर तुमने शादी से मना किया तो ज़रा अपने अंकल आंटी के बारे में भी सोच लेना कि मैं उन लोगों के साथ क्या कर सकता हूँ। निखिल अमृता से बोला, यही है तुम्हारी असलियत, प्यार का नाम तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। अमृता निखिल को गुस्से से देखते हुए बोली, मेरे प्यार को तुम समझते ही कहाँ हो जान, तुम्हें तो सिर्फ आदर्श का प्यार नज़र आता है। तुम मेरी आत्मा तक बसी हो, मैंने तुम्हारे सिवा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। यह बोलते हुए निखिल ने अपनी शर्ट उतार दी। निखिल को शर्ट उतारता देखकर एक पल के लिए अमृता घबरा गई थी, लेकिन अगले ही पल उसे निखिल की पीठ पर उसके हाथों का उसके सीने पर अपना नाम लिखा नजर आया। देखो जान, हर जगह सिर्फ तुम्हारा ही नाम मिलेगा तुम्हें। मुझे शर्ट उतारता देखकर तुमने गलत समझ लिया ना, लेकिन अगर मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना ही होता तो मैं इतने समय तक उसका इंतज़ार नहीं करता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता, बल्कि मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूँ। निखिल अमृता से बोला, तुम कुछ भी कह लो या कुछ भी कर लो, लेकिन तुम इससे अपने गुनाह कम नहीं कर सकते। जो तुमने मेरे साथ किया है उससे ज़्यादा गलत और तुम कर भी क्या सकते हो। मुझसे मेरा सब कुछ छीन कर तुम बोलते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। नफ़रत है मुझे तुम्हारी इस मोहब्बत से, नफ़रत है मुझे तुमसे, नफ़रत है मुझे तुमसे जुड़ी हर चीज़ से, नफ़रत है मुझे उस पल से जब मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था। अमृता गुस्से से चीखते हुए बोली, तुम्हें सब कुछ लौटाऊंगा मैं जान, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी करूंगा, हर खुशी तुम्हारे कदमों पर रख दूंगा, बस तुम एक बार मुझसे शादी कर लो। निखिल अमृता से बोला, लौटाओगे? क्या क्या लौटाओगे तुम मुझे? तुम मेरी मम्मा पापा को वापस ला सकते हो, तुम मेरी बहन को वापस ला सकते हो, तुम यह वक्त वापस ला सकते हो जिस वक्त को मैंने डर में सब कुछ खो देने के गम में गुजारा है। बात करते हो सब कुछ लौटा दोगे, तुम मुझे कुछ भी वापस नहीं दे सकते। अमृता निखिल को गुस्से से घूरते हुए बोली, मैं तुम्हें मोहब्बत करता हूँ, क्या इतना काफ़ी नहीं है तुम्हारे लिए? निखिल बोला, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, मैं तो सिर्फ तुम्हारी जिद हूँ। मोहब्बत तो मुझसे आदर्श करता है और उसकी मोहब्बत मेरे लिए सब कुछ है। आदि वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, तुम नहीं, और मुझे उस पर पूरा भरोसा कि वो यहाँ ज़रूर आएगा। अमृता निखिल से बोली, तुम ये कहती हो कि वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो तुम्हारे लिए किसी को मार तो नहीं सकता ना। कभी मेरी मोहब्बत का जुनून भी देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बेइंतहा है मुझे तुमसे, तुम मेरी हर सांस में बसी हो, तुम्हारे सिवा मैं किसी के बारे में नहीं सोचता। निखिल अमृता से बोला, अपनी ये बातें अपने पास रखो, मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आदर्श की मोहब्बत को तुम क्या समझोगे कि वह मुझसे किस हद तक मोहब्बत करता है? हाँ, नहीं मार सकता वो मेरे लिए किसी को, क्योंकि वह तुम्हारी तरह जानवर नहीं है। अगर मैं उससे मोहब्बत नहीं भी करती ना, फिर वो मेरी खुशी के लिए हर एक वो चीज़ करता जिससे मुझे खुशी मिलती। मुझे पाने के लिए मेरे अपनों को मुझसे दूर नहीं कर देता, लेकिन मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। किसी ने नहीं होगा उससे प्यार, हर लड़की का सपना होता है आदर्श जैसा लड़का, समझे तुम? अमृता निखिल से बोली, तुम्हें जो चाहिए होगा मैं सब ला कर दूँगा तुम्हें, मैं सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में बिछा दूँगा, बस मुझे अपना लो। निखिल अमृता से बोला, कभी नहीं, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम मेरे दिल में जगह नहीं बना सकते, क्योंकि वह जगह मैं आदर्श को दे चुकी हूँ और तुम जैसा इंसान किसी के भी दिल में जगह नहीं बना सकता। अमृता बोली, एक बार शादी हो जाए फिर मैं तुम्हारे दिल में जगह बना ही लूँगा, तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी करूँगा, तुम कुछ मांग कर तो देखना। निखिल अमृता की ओर प्यार से देखते हुए बोला, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम मेरे दिल में कभी जगह नहीं बना सकते हो और मेरी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो ना, तो तुम सुनो, मेरी ख्वाहिश है क्या है? तुम्हारी मौत की ख्वाहिश रखती हूँ मैं, करोगे मेरी यह ख्वाहिश पूरी? अमृता निखिल को गुस्से से घूरते हुए बोली। अमृता की बात सुनकर निखिल कुछ नहीं बोला और वहाँ से चला गया। बाहर जाकर वह नीता से बोला, नीता उसके ही एक बहुत ख़ास आदमी की पत्नी थी, बहुत अच्छे से तैयार किया है तुमने मेरी जान को, और सारी तैयारियां भी बहुत अच्छी की है। थैंक यू सो मच नीता,
तुमने जो यह एहसान किया है मुझ पर, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। आज मेरी जान बहुत ही खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल एक परी की तरह। पंडित जी बुलाएंगे तो तुम अमृता को लेकर आ जाना। यह बोलकर निखिल वहाँ से चला गया। आदि हम लोग हर जगह पता कर चुके हैं, लेकिन यहाँ अमृता और निखिल कहीं भी नहीं हैं। कहीं हम जब तक उन्हें ढूंढ लें तब तक देर ना हो जाए। कहीं निखिल अमृता के साथ कुछ गलत ना कर दे। तुम्हें सच में लगता है कि निखिल अमृता को लेकर यहीं इंदौर ही आया होगा? ऋत्विक चिंता जताते हुए आदर्श से बोला। हाँ ऋत्विक, मेरा दिल कह रहा है कि अमृता यहीं है, और जितना मैं निखिल को जानता हूँ वह अमृता को लेकर यहीं आया होगा, और शायद वह मेरी अम्मू से शादी करना चाहता हो। अब हमें जल्द से जल्द उन लोगों का पता लगाना होगा, वरना सच में देर हो जाएगी, आदर्श बोला। तभी उसका फ़ोन बजा। आदर्श ने फ़ोन उठाया और सामने से किसी ने उसे कुछ बताया, जिसे सुनकर आदर्श ऋत्विक और रश्मि से बोला, चलो मेरे साथ, हमें जल्द से जल्द अम्मू के पास पहुंचना होगा। किसका फ़ोन था? आदि ऋत्विक आदर्श से बोला। वो मेरे किसी आदमी का फ़ोन था, उसने मुझे बताया कि निखिल अमृता को लेकर कहाँ गया है, हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा, आदर्श बोला। और वह तीनों गाड़ी लेकर वहाँ से चले गए। आदर्श ने गाड़ी अपने घर से मंगवाई थी और उसने ड्राइवर को घर वापस के लिए बोल दिया था और खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था। कुछ देर बाद आदर्श, रश्मि और ऋत्विक देव गुरड़िया के गुटखेश्वर महादेव के सामने खड़े थे। बहुत भगा लिया तूने, लेकिन अब तेरा खेल खत्म। तू इस पवित्र मंदिर में अपनी बुरी नीयत के साथ आया है। पिछली बार तो तू बच गया था, लेकिन इस बार नहीं बचेगा। तेरे सारे बुरे कर्मों की सज़ा तुझे ईश्वर खुद देंगे, आदर्श बोला। कितने खुश थे हम लोग उस दिन, लेकिन अगले ही पल तूने हमारी सारी खुशियों को गम में बदल दिया। तूने मेरे भाई भाभी को मुझसे छीन लिया। कब से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था कि तू मेरे सामने आए और मैं तुझे तेरी गुनाहों की सज़ा दूँ, ऋत्विक गुस्से में बोला। बहुत गलत किया है तुमने, मेरी अम्मू को इतनी तकलीफ़ दी, मेरे मम्मा पापा को परेशान किया। तुझे तेरे गुनाहों की सज़ा ज़रूर मिलेगी, रश्मि बोली। फिर वह तीनों मंदिर की ओर चल दिए। जल्दी आओ मेरी जान, इतना समय क्यों लग रहा है तुम्हें? अभी शादी है हमारे, निखिल अमृता को अपनी ओर आते देखकर बोला। तभी उसे पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। अब आदर्श, ऋत्विक और रश्मि भी वहां पहुंच चुके थे। कुछ ही मिनटों में पुलिस भी आ चुकी थी। पुलिस को देखकर निखिल ने अमृता पर बंदूक तान ली और वह बोला, अगर तुम लोग अमृता को जिंदा देखना चाहते हो तो पीछे हट जाओ, वरना मुझे मजबूर होकर अपनी ही जान पर गोली चलानी होगी। छोड़ निखिल अम्मू को, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरी अम्मू पर बंदूक तानी? आदर्श गुस्से से बोला। सही बोला तुमने, मैं अपनी जान पर बंदूक कैसे तान सकता हूँ? फिर वह अपने एक आदमी से बोला, जाओ जाकर इसके अंकल आंटी को लेकर आओ, अब वह लोग नहीं बचेंगे। उसका वह आदमी वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद वापस आया और निखिल से बोला, वह दोनों वहाँ नहीं हैं। निखिल गुस्से से चिल्लाया और बोला, कहाँ गए वो लोग? मैंने तुम लोगों से बोला था कि उन पर नज़र रखना। वह दोनों आदमी कहाँ हैं जिन्हें मैं उन लोगों की निगरानी के लिए रखा था? सर, वो दोनों बेहोश पड़े, निखिल का एक आदमी बोला। फिर से निखिल ने अमृता की ओर बंदूक तान दी और बोला, आई एम सॉरी मेरी जान, मुझे तुम पर बंदूक ताननी पड़ रही है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास यहाँ से निकलने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। फिर वह अमृता को अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगा और फिर से बोला, तुम लोगों में से कोई भी ज़्यादा होशियारी मत दिखाना, वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। निखिल अमृता को लेकर मंदिर से बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे आदर्श और बाकी सब लोग भी चल रहे थे, लेकिन वह किसी को भी अपने करीब नहीं आने दे रहा था। चलते चलते निखिल पहाड़ी के पास पहुंच गया। तभी आदर्श ने एक झटके से अमृता को अपनी ओर खींच लिया। आदर्श जानता था कि निखिल अमृता को कुछ नहीं करेगा, बल्कि वो फिर से अमृता को अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करेगा। फिर वह निखिल से बोला, अब तुम नहीं बच सकते, तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। आदर्श की बात सुनकर निखिल हंसने लगा और बोला, मैं किसी के हाथ नहीं आऊँगा, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। फिर वह अमृता से बोला, तुम्हारी ख्वाहिश मैं पूरी करने जा रहा हूँ जान, तुमने बताया था ना कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। मैं किसी और के हाथ तो नहीं मरूंगा, मैं मरूंगा भी तो तुम्हारी ख्वाहिश के लिए मरूंगा। यह बोलकर निखिल ने बंदूक अपने माथे पर रख दी और इसी के साथ गोली चलने की आवाज़ आई। अगले ही पल निखिल ज़मीन पर पड़ा हुआ था। दोस्तों, अगर आपसे इस कहानी का कोई भी भाग छूट गया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी।
कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार।